स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टार्टर प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी के समग्र अध्ययन पर आधारित है। इस वीडियो में हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस, जिसमें पूरी हिंदी के ऑल टॉपिक कवर करेंगे। और याद रखिएगा, ये वीडियो बहुत सुपरफास्ट रहेगी। परीक्षा के पहले अगर किसी भी बहन, किसी भी भाई ने यह वीडियो देख लिया तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी छात्र, कोई भी छात्रा एग्जाम में नर्वस होकर वापस नहीं आएगा। यानी पूरे में पूरे अगर नंबर गेन करने हैं तो ये वीडियो रामबाण आपके लिए साबित होगी। आइए, पहला प्रश्न बहुत तेजी से कहता है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। बिल्कुल जीरो से उठाएंगे और ऑल चैप्टर हिंदी के कवर करेंगे। जब भी आपसे कहता है कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे, तो वो हम कहेंगे व्यंजन। दोस्तों, आपको पता है कि स्वर जब होता है तो स्वर स्वतंत्र होता है, लेकिन जब व्यंजन बनता है तो व्यंजन स्वर के साथ आता है। तो इसलिए व्यंजन में दो चीजों का समावेश होता है, दो चीज यानी वर्णों का मेल होता है। इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ जाएगा? सी के साथ लॉक हो जाएगा। हिंदी में स्वर होते हैं 11 और व्यंजन होते हैं 33। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहा जा सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट हैं। पहली बार है तो ईमानदारी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई भी भाई, कोई भी बहन ईमानदारी से सिलेक्शन लेना चाहता है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो दोस्तों वर्ण और स्वर जो स्वतंत्र है, व्यंजन जो स्वर की सहायता की बात करता है, और मात्रा जो बोलने में समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। सब चर्चा करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसी चीज आपको बतानी है संज्ञा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग में कि उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्वर हमेशा स्वतंत्र है, और जब स्वर की बात होती है तो वो व्यंजन के बोलने में सहायक, व्यंजन के बनने में सहायक होते हैं। इसलिए याद रखिए, स्वर हमेशा स्वतंत्र है। आंसर क्या जाएगा? बी के साथ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में की जाती है और ना व्यंजन में की जाती है उसे क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ऐसी ध्वनियों का नाम बताना है जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। उन्हें क्या आगत कहेंगे, ऊष्म कहेंगे, अंतस्थ कहेंगे या अयोगवाह। आगत दोस्तों हमारे देश के बाहर से आए हुए शब्दों को आगत, ऊष्म हमारे जिससे ऊष्मा पैदा होती है, सा और हा 4 होते हैं। अंतस्थ दोस्तों जहां पर यारा लावा की बात होती है, और अयोगवाह दोस्तों वो है जो ना स्वर में है और ना ही व्यंजन में है। अयोगवाह की अगर हम बात करें तो इनकी संख्या भी 2 होती है, एक अंग और एक आहा। अगला, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। जब हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात आती है तो दोस्तों याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजन में का से लेकर मा तक आपको जाना पड़ता है। यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। का से लेकर मां तक अगर हम सफर करते हैं तो मुझे यह पता चलता है कि इनके बीच में स्पर्श व्यंजन की संख्या पूरे 25 होती है, क्योंकि 5 वर्ग होते हैं और 5 सदस्य 5 वर्ग में रहेंगे तो 25 सदस्य होते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 6, स्वर ए का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 उच्चारण स्थान बार बार पूछे जाते हैं। एक दोस्तों आपका पूछा जाता है, यहां आपको मार्कर सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, देखिएगा। एक आपका ओ पूछा जाता है, एक आपका औ पूछा जाता है। तो कंठ्योष्ठ में ओ औ और दंत्योष्ठ में आपका एक याद रखना है वा, और कंठ तालव्य में आपको याद रखना है कि ए और ए। ठीक है ना। तो वा वट जो होता है वो दंत्योष्ठ में है, कंठ्योष्ठ में ओ और औ है, और कंठ तालव्य में हमारा क्या है? ए है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। 7 नंबर, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से ज्यादा समय किसमें लगता है वो बताना है। तो देखिए, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। एक ह्रस्व होता है जिनमें कम समय, एक दीर्घ होता है ह्रस्व से 2 गुना, एक आपका प्लुत होता है ह्रस्व से 3 गुना। तो दीर्घ स्वर की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमारा जो समय लगता है, यानी दीर्घ स्वर से सभी, ध्यान दो, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसका मतलब है कि प्लुत हो जाएगा सर्वाधिक। और प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? प्लुत स्वर को कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं प्यारे? त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसलिए यह भी बात आपको याद रखनी है। अगला, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा, झा, ना और मा। दोस्तों यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं तो ये का वर्ग में आएगा। तो का वर्ग काखा गाघा होता है।
इसी तरह माँ पापा बाभा माँ है ना, ओष्ठ में आएगा। इसी तरह दंत में आएगा ताथा दादा ना, और चा वर्ग में चाछा आ जाएगा, चाछा जाझा वां। तो तालव्य हमारा चाछा जाझा वां है, इसलिए विकल्प हमारा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो हम ये कह सकते हैं कि जब सार्थक लग जाए तो सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ, यानी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, या वर्ण से भी सबसे छोटी इकाई मौखिक में ध्वनि होती है और वर्ण होती है लिखित। लेकिन जब सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ लिया जाए तब वर्ण ऑप्शंस में नहीं क्लिक करेंगे, तब आपको शब्द, क्योंकि वर्णों से हमने शब्द बनाया है और शब्द हमेशा सार्थक यानी अर्थ के साथ चीजों को प्रकट करता है। फिलहाल ए ऑप्शन हो जाएगा। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि की बात करें तो सबसे पहले यह जानना है कि संधियों के अध्ययन को हमने कहा कि वर्णों की बात अगर करेंगे तो वर्णों का अगर योग है तो वो संधि कहलाएगा। लेकिन संधि के प्रकार दोस्तों 3 हैं, लेकिन संधि के प्रकार 3 है, अगर आपकी नजर इस पर गई है तो आप गलत है। प्रश्न को सही से पढ़िए, संधि नहीं पूछा, स्वर संधि पूछा है। तो संधि 3 प्रकार की हैं और स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की हैं, जिसमें आप दीर्घ संधि की बात करते हो, गुण संधि की बात करते हो, है ना, अयादि की बात करते हो, वृद्धि की बात करते हो। जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए, एक आपके लिए छोड़ा है। तो मैंने कहा स्वर संधि एक ऐसी संधि है जो 5 पार्ट है, और संधि में तो 3 ही आती हैं, जिसमें हम कहते हैं स्वर विसर्ग और व्यंजन। क्या आती हैं? स्वर विसर्ग और हमने कहा व्यंजन संधियां। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हाँ भाई, यड़ संधि होगा 5, है ना। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं दोस्तों? तो हमने कहा 16 मात्राएं। आपको याद रखना है चौपाई के प्रत्येक चरण 4 चरण हैं, चारों चरण में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? सी के साथ। जितने भी छंद से प्रश्न बनेंगे वो भी इसी वीडियो में, जितने समाज से बनेंगे वो भी इसी वीडियो में, जितने क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, अलंकार से लेकर छंद, छंद से लेकर कोई भी प्रश्न अगर बनेगा, प्रत्यय उपसर्ग, है ना, ऑल टॉपिक कवर हमने किए हैं। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के हैं? तो मुख्य रूप से समास होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग की अगर हम बात करें तो उपसर्ग के अगर हम कहें तो प्रीधन, यानी प्रीधन फिक्स का यानी प्री फिक्स होता है ना। प्री माने क्या होता है? प्री माने पहले, जो पहले शब्द के पहले फिक्स होता है। तो यहां प्रत्येक में क्या निकलेगा? उपसर्ग, जो शब्द के पहले आएगा। तो प्रत्येक को हम तोड़ेंगे, प्रतिधन एक आएगा, तो प्रति हमारा क्या है? इस क्वेश्चन का उपसर्ग हो जाएगा। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द हिंदी में क्या कहलाता है? दोस्तों 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द हिंदी में हमारा संकर शब्द कहलाता है। जैसे हम कोई भी शब्द लेते हैं, रेलगाड़ी, है ना, क्या लेते हैं हम? कोई शब्द रेलगाड़ी लेते हैं, तो रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द है जिसमें रेल हमारा है क्या? इंग्लिश है, और गाड़ी शब्द हमारा हिंदी है। 2 अलग अलग भाषाओं से बना हुआ शब्द संकर कहलाता है। तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत से बना हुआ और उससे बना हुआ शब्द, जैसे अग्नि तत्सम है और आग कह दिया, तद्भव हो गया। देशज वो है जो हमारे देश का है लेकिन उत्पत्ति का पता नहीं है, और विदेशज वो है जो आया हुआ आगत शब्द है। 15 नंबर का क्या है? नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? हिंदी में नीलांबर शब्द की बात करें तो नीला, नीला यानी नीला क्या है? अंबर है। नील गाय हो, नीलांबर हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो, नीला कोट हो, लाल कोट हो, जब भी किसी भी शब्द की विशेषता का वर्णन करता है कोई भी, यानी जब भी कोई भी शब्द ऐसा है जो विशेषता का वर्णन करता है, वो कर्मधारय के साथ लॉक होता है। हिंदी में समास आपको ऑलरेडी पता है कि 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, और क्या हो सकता है? द्विगु हो सकता है और बहुब्री हो सकता है। राइट। अगला क्वेश्चन 16 नंबर। 1-2 प्रश्न समास से डायरेक्ट टू द पॉइंट कर लेते हैं। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? देखिए 16, 17, 18 ध्यान दीजिए। किस समास में दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो दोनों पदों को मिलाकर एक नया अर्थ होता है बहुब्रीहि समास में। जैसे दशानन है, 10 है आनन जिसके अर्थात एक रावण। यानी मैंने कहा कि सर बहुब्रीहि समास ही एक ऐसा है जहां एक नया अर्थ होता है। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए दोनों पद प्रधान होते हैं, तो जब दोनों पद अप्रधान होंगे तो बहुब्रीहि समास, लेकिन प्रधान होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आइए 18 नंबर। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, आइए यहां थोड़ा और जिक्र कर लेते हैं। जहां दोनों पद प्रधान है वहां द्वंद्व,
जहां उत्तर पद प्रधान है वहां तत्पुरुष, जहां पर कोई पद प्रधान नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन बहुब्री समास, और जहां पर संख्यावाची पद प्रधान है वहां पर द्विगु समास। आइए छंद से प्रश्न करेंगे। छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? वीडियो में आए हैं तो हर बहन हर भाई जो भी बच्चा हमारा है, एक संयुक्त परिवार है, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि 100 क्वेश्चंस को हम बहुत मिनिमम मिनट के अंदर, बहुत एक लिमिट समय के अंदर करा रहे हैं, जिसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी परीक्षा में। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दोस्तों वो मिलता है हमारा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद दोस्तों सबसे पुराना वेद है, जिसको प्राचीन वेद कहा जाता है। यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद है, और संगीत वेद यानी संगीत का सामवेद है, और आपको पता है जिसको अथर्व वेद कहा जाता है उसे कहा जाता है जादू टोने का वेद। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? जब आप हिंदी परिवार की भाषा की बात करते हैं तो हिंदी को संविधान के आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 343 में यह कहा गया है कि हिंदी जो है भारत की राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय परिवार की भाषा है, जो एक अपभ्रंश का हिस्सा रही है। आइए, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो खड़ी बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है। अगर ये पूछ दिया जाए कि हिंदी वर्तमान स्वरूप में कौन से स्वरूप में है, तो वर्तमान स्वरूप में खड़ी बोली में है। राइट, ये बात आपको याद रखनी है। आइए कुछ क्वेश्चन करेंगे आपके रस से। शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? वैराग्य, क्षमा, दया या निर्वेद? अगर आप शांत रस के स्थायी भाव की बात करेंगे तो शांत रस का मतलब है ये नौमा रस है। नौमा रस है, रसों के जनक है भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 8 रसों की व्याख्या की है। नौमा रस भरत मुनि ने नहीं दिया है। तो शांत रस एक नौमा रस है। ये निर्वेद स्थायी भाव के साथ आता है। 22 का डी ऑप्शन हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए। शोक किस रस का स्थायी भाव है दोस्तों? तो शोक है हमारा किसका? एक है करुण रस का है, इसलिए विकल्प बी जाएगा। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर आप पुरानी वीडियो जिस तरह से पढ़ाते थे ऑन स्क्रीन यानी विदाउट स्क्रीन में, वैसी भी वीडियो प्रोवाइड कराइए। मैंने कहा सर आपकी बातें सराखों पर, आपका सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि, आप जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। हम ऐसी वीडियो लगभग ऐसी वीडियो आपको 100 वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे एक प्लेलिस्ट के साथ, जो हम सुपरफास्ट, यानी इस सीरीज का नाम है सुपरफास्ट। तो सारे सब्जेक्ट आपके 100 क्वेश्चंस के करा देंगे। राइट सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में 5-6 जो सब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, 4 से 5 महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उनके हम बिल्कुल 100 करा देंगे। इसलिए अगर आप पहली ये वीडियो देख रहे हो तो आप समझ लो आप सही जगह है, पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो दोस्तों श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, और इसे रसपति या फिर रसों का राजा भी कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव क्या है? रति है। क्या है सर स्थायी भाव दोस्तों? क्या है इसका स्थायी भाव? रति या प्रेम है। अगला, हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार हैं? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आता है। बताइए हिंदी में ध्वनियों के प्रकार कितने हैं? तो देखिए हिंदी में वर्ण तो दोस्तों 52 होते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर हम ध्वनियों की बात करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए एक स्वर है और एक व्यंजन है। यह बात आपको याद रखनी है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? वो किसके साथ? ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के हैं? जवाब दीजिए। तो मैंने कहा कि मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर है। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन के साथ लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 27 नंबर है कि अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों इसका एक ट्रिक शानदार बताता हूं आपको। जब अपेक्षा शब्द की बात की जाती है तो आपको याद रखना है कि इनमें बीच वाले ऑप्शंस, यानी यहां ध्यान दीजिएगा कि ऐसे अगर ऑप्शंस दिए गए हैं, दीर्घ दिया, वृद्धि दिया, गुण दिया या कोई और, तो हमेशा देखिएगा कि बीच वाले अक्षर में, बीच वाले वर्ण में मात्रा किसकी है। तो अगर मात्रा है अय की है तो आपको मारनी है गुण संधि। यानी अगर मात्रा डंडे के ऊपर 1 है तो गुण, अगर मात्रा डंडे के ऊपर 2 है तो वृद्धि। बस इतना फर्क है। बात समझ गए? अभी आगे हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित में उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द का मतलब है कि ऐसा शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग नहीं है। योग की बात करें तो सु लगा है, देश की बात करें तो वी लगा है, अति धन अधिक होता है अति है, और सुरेश में रेस के आगे सु लगा है। मतलब यही इस क्वेश्चन का आंसर है। रेस कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस नहीं है।
29 नंबर, निम्नलिखित में किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? एरा प्रत्यय आपको बताना है जिसमें नहीं है। ममेरा, सपेरा, घनेरा, सवेरा। अब ध्यान दीजिएगा कि सवेरा में एरा है क्या? घनेरा में एरा है, सपेरा में एरा है, पेरा है ना। यहां देखिएगा आप सपेरा की बात करेंगे तो इसमें नहीं है। प्रत्यय कहां पर लगता है? प्रत्यय का मतलब होता है सफिक्स होता है जो शब्द के पीछे लगता है। इसमें भी बहुत शानदार ट्रिक है। निर्विकार में कौन सा जो है समास है और कौन सी संधि है, दोनों बताते हैं। निर्विकार में अगर हम संधि की बात करेंगे तो निहि धन विकार होगा, तो हमारे सामने आ जाएगा कि निहि। और हमारे सामने जैसे ही निहि आ जाएगा वैसे ही आपको बता दें कि जब निहि होता है, ध्यान दो, अगर किसी भी शब्द को तोड़ने पर यह प्राप्त होता है कि उसमें उपसर्ग है, तो निर्विकार में उपसर्ग कौन सा है? तो निहि आएगा। संधि क्या है? निहि धन विकार। तो जब भी उपसर्ग वाला कोई शब्द है तो उपसर्ग वाले जितने भी शब्द होते हैं उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास होता है। आंसर ए। 31 नंबर, मूक का विलोम क्या होगा? दोस्तों याद रखिए, मूक का विलोम जो होता है, मूक माने बोलना नहीं है और वाचाल माने बहुत सारा बोलना। यानी मूक का मतलब होता है कि बिल्कुल चुपचाप, और वाचाल का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा बड़बड़ाने वाला। 32 नंबर देखिएगा ध्यान से। 32 नंबर क्या कहता है? 32 कहता है मुक्ति पाने का इच्छुक। अब 4 क्वेश्चंस के ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक है जिजीविषा, जानने की इच्छा। एक है जिज्ञासा, यानी जिजीविषा की बात करें, जिज्ञासा की बात करें, है ना। जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, यानी जिजीविषा जीने की इच्छा, जानने की इच्छा, पीने की इच्छा। तो हम कह सकते हैं कि पिपासा का मतलब होता है पीने की इच्छा। लेकिन मुमुक्ष का मतलब होता है मोक्ष यानी मुक्ति पाना, इसलिए विकल्प किसके साथ जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में देश शब्द कौन सा है? देश शब्द वो शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं है। जैसे कोई भी, जैसे आप कह सकते हो कि गड़बड़, घोटाला, है ना, लोटा, है ना, कोई भी है। तो ऐसे शब्द जैसे हम कह सकते हैं, इसमें रेवड़ दिया है, तो ऐसे शब्द जो हमने खुद बनाए हैं वो देश शब्द हैं, देसी भाषा के शब्द हैं जिसको हम आज भी प्रयोग में ला रहे हैं। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है। दोस्तों बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का ऑप्शन है, इसमें आंसर छुपा हुआ है प्रश्न में ही कि गर्म दूध पीना लाभदायक होता है में कौन सा विशेषण है? तो आप ये कहोगे कि दूध कैसा है सर? गर्म है। विशेषण तो आप कहोगे कि भाई दूध का क्या है? एक गुण है। दूध का एक गुण है कि गर्म दूध है। भाई दूध कैसा है? गर्म है, पीला है, नीला है, गुण है। रोटी कैसी? गोल होती है, तो गोल रोटी एक गुण है ना। बिस्किट कैसा होता है? चौकोर, एक गुण है, या गोल बिस्किट एक गुण है। जिस वाक्य में क्रिया का सीधा फल कर्म पर पड़ता है, देखो कर्म के साथ, तो हमने कहा सकर्मक। अगर आप कहो कि कर्म जिसमें ना हो कर्ता पर पड़ जाए तो आप अकर्मक। अगर प्रश्न में लिखा होता सीधा फल कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक, सीधा फल कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक। राकेश के द्वारा पत्र लिखा गया, यह उदाहरण किस वाच्य का है? हमने कहा कि राकेश, अब हिंदी में वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। एक कृतवाच्य कर्ता प्रधान, भाववाच्य भाव प्रधान, कर्मवाच्य कर्म प्रधान। राकेश के द्वारा क्या लिखा गया? पत्र लिखा गया। तो राकेश के द्वारा अगर पत्र लिखा गया तो कर्मवाच्य यानी कर्म किया गया, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखनी है। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। अब आपको यहां पर काल बताना है। अब आपको काल बताना है, इसमें भी क्वेश्चन में ही प्रश्न का आंसर छुपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अगर लिखा है लिखता होगा तो कंफर्म नहीं है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लिखता होगा। अब जब लिखता होगा का मतलब हो गया है कि इस समय कोई क्रिया चल रही होगी। अब जो क्रिया अभी की बात हो रही है, मान लो लिख रहा होगा, कंफर्म है, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो बीत चुका है। तो संदिग्ध जो है वर्तमान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी, यानी कंफर्मेशन नहीं है। रेखांकित का कारक, अब कारक से क्वेश्चन लिया है, आपको यहां ये रेखांकित मैंने कर दिया, यहां बताना है कि आपको आंसर में कारक कौन सा। अब हिंदी में कारक होते हैं 8 प्रकार के। रेखांकित का कारक बताना है कि भाई मेढक को पत्थर से मत मारो, पत्थर से मत मारो, यहां पर नीचे अंडरलाइन है, आपको बताना है। यहां आंसर प्यारे ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि से आता है अपादान के लिए भी आता है, करण के लिए भी आता है, लेकिन फर्क इतना है कि जब करण आता है तो करण के लिए यूज होता है से साधन के रूप में। तो यहां पत्थर है मारने का साधन, इसलिए से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोष्ठक में दिया गया चिन्ह, अब देखिए क्वेश्चन सारे चैप्टर कंप्लीट हैं इस वीडियो में, ऑल टॉपिक कवर्ड है।
कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? तो कोष्टक में दिया गया चिन्ह क्या योजक का है? हमने कहा कुछ इस तरह से आप योजक की बात करते हो, कुछ इस तरह से आप उद्धरण की बात करते हो और कुछ इस तरह से आप त्रुटि बोधक की बात करते हो। आंसर बी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द की व्याख्या अगर हम बात कर लेते हैं तो सांसारिक आपको शुद्ध शब्द बताना था। कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते? सांसारिक, सांसारिक, संसारिक नहीं हो सकते सर। आंसर ए हो जाएगा। एक और अगर हम ले लेते हैं यहां पर विलोम शब्द से प्रश्न 41 कहता है कि कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है? अब ये वाला जो चिन्ह होता है, तो मान लो कोई भी हम क्वेश्चन लिखते हैं, कोई अगर हम कोई बात लिखते हैं और हम बीच में भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, लिखते चले जाते हैं। तो फिर हम ऐसे करते हैं, तो यहां पर हमें कुछ लिखना होता है तो हम ये चिन्ह लगाते हैं। तो ये चिन्ह होता है त्रुटि बोधक, या इसे कहा जाता है हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी में विराम चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में विराम चिन्ह होते हैं 20 होते हैं, और विराम चिन्हों के जनक हैं कामता प्रसाद जी हैं। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द आशीर्वाद बताना है, कौन सा नहीं हो सकता? प्रश्न करने के दो तरीके। एक तो प्रश्न वैसे करिए जिसमें आप कह सकते हो कि ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद है ना, ये भी नहीं हो सकता। तो आशीर्वाद लिखा जाता है जिसके ऊपर रा के ऊपर, यानी रा जो है बा होता है, उसके ऊपर क्या होता है? रा होता है। ठीक है ना। बालू से तेल निकालना, मुहावरे का अर्थ क्या है? शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, असंभव कार्य करना, या पूर्णतः स्वस्थ होना, बहुत साधन संपन्न होना। मैं आपको बता दूं दोस्तों, बालू से तेल निकालना एक बहुत ऐसा कार्य है जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। और बालू से तेल, बालू से पानी छोड़ो भाई, तेल आप निकाल लो तो मतलब है असंभव कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं आप, इसलिए विकल्प बी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, आग कौन सा शब्द है? तो आग एक कैसा शब्द है? आग कहां से बना होगा? तो हमने कहा एक शब्द है जिसको हमने बनाया, क्या किससे बनाया? हमने बनाया दोस्तों, हमने किससे बनाया? हमने दोस्तों बनाया उसको, हमने बनाया अग्नि शब्द से। अग्नि से हमने अगर आग बना दिया तो हमने ये कहा कि आग तो हमारा एक ऐसा शब्द हुआ होता जो तद्भव है, और अग्नि तत्सम है, इसलिए विकल्प जाएगा किसके साथ? बी के साथ। पृथ्वी, अब पृथ्वी को हम धरती कहते हैं, धरती को धरा कहते हैं, जमीन कहते हैं, कहते तो हम रत्नगर्भा भी हैं, हिरण है ना। और जहां पर आप रत्नगर्भा की बात करते हो, जहां पर रत्न यानी गर्भ में जिसके रत्न हैं, लेकिन पृथ्वी एक ऐसा शब्द है जिसको हम तत्सम रूप में हमेशा रखते हैं, पृथ्वी धरा, है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब है ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ। एक इसी तरह का प्रश्न अगर आता है टेबल, तो टेबल बना हुआ शब्द है जिसको हमने कहा TAVLE, है ना। और TAVLE को हमने कह दिया कि भाई तो इंग्लिश है, और इंग्लिश शब्द होता है हमेशा देशज होता है या विदेशज होता है, तो हम कहेंगे सर ये विदेशज शब्द है जो हमारे देश का नहीं है, ये एक आगत शब्द है जो हमारे देश का है ही नहीं। कैसे कह दें हम देशज होगा या तद्भव होगा या तत्सम होगा? 47 कौन सा शब्द है? नाक कौन सा शब्द है? तो देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है। रचना के आधार पर अगर हम शब्दों की बात करें, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की बात करें, अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो बहुत प्रकार के, लेकिन यही 3 प्रकार के शब्द अगर होते हैं। यौगिक, यौगिक एक वो शब्द है जिसका संधि विच्छेद हो जाए, रूढ़ वो शब्द है जिसका संधि विच्छेद ना हो, और योग रूढ़ वो शब्द है जिसको बहुब्री समास, यानी जो बहुब्री है वो योग रूढ़ भी होगा। नाक का संधि विच्छेद नहीं हो सकता, तो हमारा क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गया। बहुत आसान ट्रिक, जो जितना छोटा उतना ही छोटा आंसर। ये भी दूसरी ट्रिक है। फिलहाल इतना याद रखो कि जो टुकड़ों में नहीं बट सकता, जिसका अर्थ नहीं निकलता है टुकड़ों में बांटने पर, नाक, कान, आंख, है ना, ये सब हमारे क्या है? रूढ़ है। फूल कौन सी संज्ञा, यानी कौन सा संज्ञा है? तो इसको हम कहेंगे कौन सी संज्ञा है। तो फूल दोस्तों समूहवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। देखो अगर किसी का नाम हो तो हमारा व्यक्तिवाचक, अगर वो झुंड में हो तो समूहवाचक, अगर हम कह दें वो एक पूरी जाति का बोध करा रहा तो जातिवाचक। तो यहां कोई नाम तो नहीं है। गेंदे का फूल होता, कमल का होता, गुलाब होता तो व्यक्ति मार देते, व्यक्तिवाचक हो जाता, जैसे हमारा आपका नाम व्यक्तिवाचक होता है। ऐसे ही फूल हमारा जातिवाचक में जाएगा क्योंकि दुनिया में बहुत सारे फूल है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि कमल का फूल तो तुरंत आ जाएगा बी, गेंदे का फूल तुरंत आ जाएगा क्या? तुरंत आ जाएगा सी, यानी गेंदे का फूल, कमल का फूल तुरंत आ जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक यानी सी। अब जैसे हमारा क्या है, जैसे हमने कहा कि अरे वो व्यक्ति जा रहा है, हमारे लिए किसी ने बोला वो लड़का जा रहा है ना। तो लड़के क्या है? हम आप सभी, ये लड़की क्या है ना, तो लड़की, लड़के जो आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं ये जातिवाचक। लेकिन अगर आपका नाम ले लें तो वो व्यक्तिवाचक। नीलकंठ कौन सा समास है? तो नीलकंठ की अगर हम बात करें दोस्तों, कंठ किस कैसा है? नीला है, तो हम कह सकते थे कर्मधारय। लेकिन
यहां नीलकंठ भगवान को समर्पित है और भगवान महाकाल, और महाकाल जो है दूसरा अर्थ दे रहे हैं, तो बहुब्री समास हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पाप पुण्य कौन सा समास लेकर आता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, तो आप पाप पुण्य की बात अगर कर रहे हैं, क्या अगर आप पाप पुण्य की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है कि पाप और पुण्य होता है, और जब आप दो पद प्रधान की बात करते हो तो द्वंद आता है, और जहां योजक लगा है वहां द्वंद होता है, और की विभक्ति हो वहां भी द्वंद होता है। इसलिए पाप और पुण्य दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा योजक, यानी द्वंद। दोपहर कौन सा समास लेकर है? यानी दोपहर की बात करें तो हमेशा देखो, अठन्नी हो, चवन्नी हो, इकन्नी हो, दुअन्नी हो, दोपहर हो, अष्टाध्यायी हो, दुपट्टा हो, त्रिपट्टा हो, है ना, त्रिकोण हो, तो ऐसे शब्द हमेशा संख्यावाची पद को देते हैं, और संख्यावाची पद हमेशा दिगु के साथ जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर